हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल अरविंद नाथ लेक्चरर इकोनॉमिक्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्पादन फलन और सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सर्वप्रथम हम इसके प्रश्नों को हल करने से पहले हम यह समझेंगे कि आखिर उत्पादन फलन क्या होता है। तो दोस्तों, उत्पादन फलन का मतलब है कि जो उत्पादन क्यू है वह फंक्शन ऑफ किस पर निर्भर करता है, ए बी सी, यानी विभिन्न जो साधन होते हैं, उत्पादन के विभिन्न साधन हैं उन पर निर्भर करता है। यहाँ पर ए बी सी की जगह पर आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं। कहने का मतलब कि जो उत्पादन है वो विभिन्न साधनों के प्रतिफल के आधार पर होता है। यानी उत्पादन और विभिन्न साधनों के बीच में जो संबंध पाया जाता है तो उस संबंध को हम कहेंगे उत्पादन फलन। अब आप परिभाषा को समझ गए होंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, फर्म की एक इकाई को बढ़ाने के लिए पूंजी पूंजी मतलब के से कैपिटल मतलब कि 2 इकाई का प्रत्यय किया जाता है और उत्पादन अप्रभावित रहता है। इन उत्पादन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशनल जो है, यानी लेबर और कैपिटल की, वह क्या होगी? तो ये क्या होगी? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशनल ऑफ एल एंड के इज इक्वल टू 2। यानी ये पहला वाला ऑप्शन इसका होगा, क्योंकि 2 इकाइयों का क्या किया जा रहा है? त्याग किया जा रहा है 1 इकाई को प्राप्त करने के लिए। प्रश्न नंबर 2 आते हैं, कॉप डगलस उत्पादन फलन समरूप उत्पादन फलन है। ये किस चीज़ का समरूप उत्पादन फलन है? इस समरूप उत्पादन फलन का दूसरा नाम क्या है? प्रथम घात वाला उत्पादन फलन के भी नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 3 आते हैं, उत्पादन की दूसरी अवस्था में फर्म की औसत उत्पादकता क्या होगी? उत्पादन की जो दूसरी अवस्था है, मैं आपको चित्र के माध्यम से इसको बताना चाहूँगा ताकि आप सही ढंग से इसको समझ। ए एक्स एक्स, तो यहाँ पर यदि हम क्या करते हैं कि ए सीमांत जो प्रोडक्शन है ये यू में घटता है, मार्जिनल प्रोडक्शन है ये सीमांत प्रोडक्शन यू में घटता है, और ये जो औसत जो उत्पादन है वो यू में डाउन होता है। ये क्या एवरेज प्रोडक्शन है, ये मार्जिनल प्रोडक्शन, ये एवरेज प्रोडक्शन। ये क्या हो रहा है? एक न्यूनतम बिंदु पर ये क्या हो रहा है? ये मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर एपी और एमपी मिलते हैं तो वो जो है वहाँ पर सेकंड स्टेज शुरू हो जाती है। ये कौन सी स्टेज है? ये है सेकंड स्टेज, यहाँ पर से शुरू हो जाती है। और जहाँ पर क्या है, एमपी अधिकतम है, ये सेकंड स्टेज मतलब यहाँ से शुरू हो जाती है। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये जो पॉइंट है जहाँ पर सीमांत उपयोगिता अधिकतम होती है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरी फर्स्ट स्टेज हो गई और यहाँ से ये सेकंड स्टेज हो गई। और जहाँ पर ये सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होती है कि शून्य होती है, वहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेकंड स्टेज कहलाती है। और इसके बाद की जो स्टेज है वो तीसरी स्टेज हो जाती शुरू, यानी ये दूसरी स्टेज है। तो अब देखिए, अब क्या था हमारा क्वेश्चन? ये था कि उत्पादन की दूसरी अवस्था में फर्म की औसत उत्पादकता, देखो दूसरी अवस्था, ये औसत उत्पादकता क्या हो रही है? यहाँ पर देखो दूसरे में क्या हो रहा है, ये यहाँ से नीचे की ओर जा रहा है। तो क्या है? फर्म की औसत उत्पादकता क्या है? घटती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरी अवस्था में फर्म की उत्पादक अवस्था घटती है। आइए प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में क्या है? कौन सा नियम उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित नहीं है? देखो, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत भी किस पर आधारित है? उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित। रिकॉर्डो का लगान सिद्धांत भी क्या? उत्पत्ति ह्रास नियम पर। और सीमांत उत्पादकता तो अपने में क्या उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित ही है। लेकिन ये जो पैमाने का घटते प्रतिफल है यह उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित नहीं है। ये नियम, ये देखो, ये 3 नियम है। ये क्या है?
ये पैमाने का जो घटते प्रतिफल है, ये जो पैमाने का नियम है उसका ये क्या है, अंश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नाउ प्रश्न नंबर 5। अब देखिए 5वें प्रश्न पे जाएंगे। m टू द पावर k p इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एम एक्स कॉमा एम वाई। यदि k इज इक्वल टू k इज ग्रेटर देन 1 है तब यह प्रदर्शित करता है। तो क्या एक से अधिक है, यदि के मतलब कैपिटल यदि ए से अधिक है तो क्या होगा, सीधी सी बात है, अधिक है तो बढ़ते प्रतिफल, सिंपल सी बात है। जब एक से अधिक होगा यानी बढ़ते प्रतिफल मिल रहा है हमको। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6 है, यदि उत्पादन फलन एक कोटि समजातीय है तो निम्नलिखित में से क्या सत्य है। पैमाने का स्थिर प्रतिफल या घटते प्रतिफल या आदानों को निश्चित अनुपातों में काम में लेना चाहिए या फर्म लाभों को अधिकतम नहीं कर सकती है। तो इसका आंसर क्या है, यदि एक कोटि समजातीय का इसमें शब्द से ही उत्तर निकल, समजातीय का मतलब है कि पैमाने के स्थिर प्रतिफल की यहाँ पर बात हो रखी है। नेक्स्ट कि प्रश्न नंबर 7 है, एम पी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एम एक्स और एम वाई फलन प्रदर्शित करता है। ये क्या प्रदर्शित करता है, ये बढ़ते पैमाने के प्रतिफल, घटते पैमाने का या स्थिर प्रतिफल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या प्रदर्शित करेगा, स्थिर प्रतिफल, ये स्थिर प्रतिफल प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8 पे, कॉप डगलस उत्पादन फलन के मामले में किसी निर्विष्ट की निर्गत जो लागत होती है वो क्या होती है। कॉप डगलस उत्पादन फलन में किसी निर्विष्ट की निर्गत की लोच होती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट वाला है स्थिर होती है, इकाई के बराबर होती है, सभी निर्विष्टियों का फलन होती है या अनिवार्य होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का ए हो जाएगा कि स्थिर होती है। कॉप डगलस उत्पादन फलन में जो निर्गत की लोच होती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, स्थिर होती। कॉप डगलस उत्पादन फलन में जो लोच होती है, उत्पादन की जो लोच होती है, निर्गत मतलब उत्पादन की जो लोच होती है वह स्थिर होती है, यानी इजिकल टू 1 होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9 है, कॉप डगलस उत्पादन फलन के अनुसार तकनीकी प्रगति है क्या तटस्थ नहीं होती है। हिग्स और हेराल्ड दोनों ही अर्थों में तटस्थ होती है। हिग्स के अर्थ में तो तटस्थ होती है पर हेराल्ड के अर्थ में नहीं, या हेराल्ड के अर्थ में तो तटस्थ होती है पर हिग्स के अर्थ में नहीं। तो 9 का आंसर क्या होगा, आप बताइएगा। 9 का आंसर होगा तटस्थ नहीं होती है। कॉप डगलस उत्पादन फलन के अनुसार जो तकनीकी प्रगति है उसमें क्या पाई जाती है, लोच पाई जाती है, यानी वो तटस्थ नहीं होती है। तो इसका भी जो राइट ऑप्शन है वो है प्रश्न ऑप्शन नंबर ए। ना नेक्स्ट जो वो है प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 10। और प्रश्न नंबर 10 है कि CES उत्पादन फलन का संबंध है। CES उत्पादन फलन बढ़ते पैमाने का, घटते पैमाने का या स्थिर प्रतिफल। तो CES जो उत्पादन फलन है वह है आपका स्थिर प्रतिफल। ये CES उत्पादन फलन क्या होता है, CES उत्पादन फलन का मतलब है कांस्टेंट
तो CES का पूरा नाम है कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी स्थिर प्रतिस्थापन की लोच। इस यानी इसे क्या बोलते हैं? स्थिर प्रतिस्थापन की लोच कहते हैं। स्थिर प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन की लोच, प्रतिस्थापन की लोच कहते हैं। और स्थिर प्रतिस्थापन की लोच का मतलब है दोस्तों कि यदि हम उत्पादन के साधनों में 10% की वृद्धि करते हैं, कितने प्रतिशत की वृद्धि करते हैं? 10% की वृद्धि करते हैं, तो जो हमको Q प्राप्त होगा, तो Q भी हमको कितने प्रतिशत, उसमें भी 10% की वृद्धि होगी। कहने का मतलब जितने अनुपात में हम उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हैं, उतने ही अनुपात में यदि हमें क्या मिलता है? उत्पादन में मिलता है। तो ऐसे को बोलेंगे स्थिर प्रतिस्थापन की लोच का उत्पादन फलन, यानी कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब है, इसका जो शॉर्ट नेम है वो CES, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो क्लियर हो गया ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थिर प्रतिफल। 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। स्थिर पैमाने के प्रतिफल से यह संबंधित है। अब आती बारी प्रश्न नंबर 11वें की। तो देखो 11वें, कॉफ डगलस उत्पादन फलन के घातांक मापक है। इसके जो घात है वो क्या दर्शाता है? तो कॉफ डगलस उत्पादन फलन का जो घातक है वो उत्पादन के साधनों का उत्पादन में अंशदान की, जो उत्पादन के जो साधन हैं उनका उत्पादन में कितनी मात्रा में अंशदान है वो यह शो करते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 12 है, कॉफ डगलस उत्पादन फलन Q = KL⁴ और C⁴ B के लिए कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा इसमें युग्म सही है? इसका युग्म है डी वाला ऑप्शन, O सिंबल इज ग्रेटर देन A और ग्रेटर देन 1। वो क्या होंगे? वो जो है शून्य, यानी शून्य जो सिंबल है वो क्या है? A से ग्रेटर होगा और 1 से भी ग्रेटर होगा। और यदि हम इनको दोनों को A + B को जोड़ेंगे तो 1 के बराबर प्राप्त होगा। क्लियर? तो इसका आंसर नंबर डी होगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, यह दत्त है कि CES उत्पादन फलन इस प्रकार है, x = y और डेल्टा C⁻⁴ अल्फा + 1 - डेल्टा n⁻⁴ अल्फा और का होल टू द पावर है -v/अल्फा। तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हमने बताना है कि देखिए पहला है y क्या चीज़ है? इसमें इस सूची में है y जो है वो दक्षता प्राचल को, यानी इफिशिएंसी पैरामीटर को प्रदर्शित करता है। ये क्या है? दक्षता। ये y वाला जो ऑप्शन है वो दक्षता प्राचल, वो क्या दर्शा रहा है? दक्षता प्राचल को बताता है, दक्षता प्राचल को बताता है, यानी इफिशिएंसी पैरामीटर को बताता है। और ये जो डेल्टा है इसको डेल्टा पढ़ते हैं। ये जो यूं वाला जो निशान दे रखा है, ये यूं वाला एक ऐसा जो कीड़ा जैसा आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन इसको डेल्टा पढ़ते हैं और डेल्टा का मतलब चेंजेस को बताता है। तो ये क्या है? तो इसका जो ऑप्शन है इससे जो सुमेलित है वो
यानी वो क्या बताता है, कारक तीव्रता बता रहा है, फैक्टर इंटेंसिटी को बता रहा है। और जो इसमें सी ऑप्शन है अल्फा, तो अल्फा क्या प्रदर्शित कर रहा है, अल्फा बता रहा है प्रतिस्थापन की लोच बता रहा है। ये क्या बता रहा है, अल्फा, अल्फा यहाँ पर लोच को प्रदर्शित कर रहा है, प्रतिस्थापन लोच को प्रदर्शित कर रहा है। और वी, और फोर्थ ऑप्शन डी में दे रखा है वी, तो वी क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये कारक समजातीय को प्रदर्शन कर रहा है, यानी फैक्टर होमोजीनियस को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ये राइट आंसर हो जाएगा, 4 1 2 3। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं अलग से। अब आती है बारी नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न नंबर 14 की। देखिए 14 है, किसी उद्योग में प्रौद्योगिकी के लिए यदि पूंजी के स्थान पर श्रम की तकनीकी स्थान पति की लोच 1 से कम है तो मजदूरी में होने वाली किसी वृद्धि के फलस्वरूप वृद्धि हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, पूंजी में, उत्पादन में पूंजी के सापेक्ष अंश की, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। किसी उद्योग में दत्त प्रौद्योगिकी के लिए यदि पूंजी के स्थान पर वो क्या करना चाह रहे हैं, श्रम की तकनीकी स्थानापति की लोच 1 से कम है, यदि कहने का मतलब ये है कि जो श्रम का प्रयोग कर रहा है वो बहुत, उसकी लोच बहुत ही कम है, तो मजदूरियों में होने वाली किसी वृद्धि के फलस्वरूप वृद्धि हो जाएगी। तो यानी किसकी वृद्धि हो जाएगी, ज़्यादा हो रही, उत्पादन में पूंजी के सापेक्ष अंश की, यानी जो पूंजी है उसका महत्व ज़्यादा रहेगा और श्रम की कम रहेगा। इन क्वेश्चनों को समझना, आपको शब्द से ही क्वेश्चन के ऑप्शन को पकड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 15 है, कॉफ डगलस के निम्नलिखित उत्पादन फलन y इजकल टू AL टू द पावर अल्फा और K टू द पावर बीटा, अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन 0 पर विचार करते हुए प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। वर्धमान अनुमापी का प्रतिफल वर्धमान कब होगा, जब अल्फा और बीटा इज ग्रेटर देन 1 होगा। और ह्रासमान कब होगा, जब लेस देन 1 होगा। और स्थिर प्रतिफल कब होगा, जब ये बराबर होगा, यानी स्थिर प्रतिफल का उत्तर ये हो जाएगा। और ह्रासमान का क्या होगा, जब क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो क्या होगा, तो इसके अनुसार से जो आपका उत्तर बैठेगा वो 15 का है, ए वाला ऑप्शन होगा। 15 का ए वाला ऑप्शन। देखो देखो ए का क्या है, 2 वाला ऑप्शन होगा। वर्धमान का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा यदि क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा यदि क्या होगा, 1 होगा, इसलिए इसका 2 है। ह्रासमान अनुमापी प्रतिफल क्या होगा, तो इसका तीसरा वाला देखो, जब ये क्या हो जाएगा, ये जो लेस देन 1 होगा। और स्थिर कब होगा, इसका फर्स्ट वाला होगा, जब कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होगा। और ये ह्रासमान अनुमापी प्रतिफल ये 2 बार दे रखा है, जब क्या होगा, ये लेस देन 1 होगा। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट, जब एपी बढ़ता है तब एमपी, जब एपी बढ़ता है तब एमपी क्या होता है, तो देखिए इसका, तो बढ़ता है, अधिकतम होता है, घटता है, यह सभी स्थितियां। जब एपी बढ़ता है तो एमपी वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और वो ये सभी स्थितियां संभव होती। एवरेज प्रोडक्शन जब बढ़ता है, क्या औसतन, तो उत्पादन देखिए, जब हम तो उत्पादन करते हैं तो औसतन उत्पादन तो शुरुआती दशा में क्या होता है कि बढ़ता है, औसत उत्पादन तो बढ़ता रहता है, लेकिन मार्जिनल जो प्रोडक्शन है
वो बढ़ भी सकता है और वो एक स्थिति पर अधिकतम भी हो सकता है और घटता भी जाता है, यानी ये तीनों स्थितियां यहाँ पर क्या है, संभव होती है। प्रश्न नंबर 17 पे यदि हम प्रश्न नंबर 17 पे जाएंगे हम, परिवर्तनशील साधन की एमपी बढ़ने की दशा में एपी आवश्यक रूप से घटेगी, अधिकतम होगी, बढ़ेगी या शून्य होगी। ये परिवर्तनशील साधन जो है मार्जिनल, यदि प्रोडक्शन क्या बढ़ने की दशा में औसत जो क्या होता है प्रोडक्शन होता है, औसत जो उत्पाद होता है आवश्यक रूप से, तो ये क्या होगा भाई, एमपी जब बढ़ रही है तो औसत उत्पादन क्या हो जाएगा इसका, अधिकतम होगी। ये बढ़ने की दशा में जब ये मैं आपको चित्र बता लेता हूँ, ये आपका एक्स अक्ष है और ये फिर से खींच देता हूँ, ये है आपकी एक्स अक्ष है, ये यू में जाती है एमपी, ये है आपका एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन, और एपी देखो ये यू में जाती है और यूं हो जाती है। जहाँ पर एमपी अधिकतम है, एमपी बढ़ने की दशा में एपी आवश्यक रूप से क्या होती है, ये अधिकतम होती, ये यहाँ तक ये जहाँ तक ये बढ़ती है वहाँ पर जो एपी है वो अधिकतम होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, कॉब डगलस उत्पादन फलन संबंधित है। कॉब डगलस उत्पादन फलन जो है किसी से संबंधित है, तो सिंपल सी बात है, स्थिर पैमाने के प्रतिफल से संबंधित है और इसकी लोच कितनी होती है, =1 होती है। ये आप ध्यान रखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 19 है, ऐसे उत्पादन फलन को क्या कहते हैं जब अन्य साधन स्थिर तथा एक साधन में परिवर्तन किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। जब जब अन्य सभी साधन क्या होते हैं, स्थिर होते, केवल एक ही साधन में परिवर्तन किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 20 है, रेखीय उत्पादन फलन यानी लीनियर जो लीनियर प्रोडक्शन जो फंक्शन है का आशय होता है जब उत्पादन के सभी साधनों को एक विशेष अनुपात में बढ़ाया जाए तो उसी अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है, यह कथन है। तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। लीनियर जो क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो यही बताता है कि जितने अनुपात में सभी साधनों को बढ़ाया जाता है उसी अनुपात में उत्पादन में भी वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 21 है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन है, अल्पकालीन उत्पादन फलन का दूसरा नाम क्या है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम है। प्रश्न नंबर 22 है, रेखीय समरूप उत्पादन फलन फलन सम्मिलित है, तो क्या है, स्थिर प्रतिफल का फलन। अभी मैंने इसकी परिभाषा बताई थी, ये स्थिर प्रतिफल ये स्थिर पैमाने के प्रतिफल को व्यक्त करता है। प्रश्न नंबर 23 है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है, किसी से दीर्घकाल में क्या सभी साधनों में परिवर्तन किया जाता है और इससे जो हमें उत्पाद मिलता है उसके लिए बोलते हैं पैमाने का प्रतिफल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर 24 है, अल्पकालीन उत्पादन फलन के साधनों को बदलता है, क्या बदलता है, अनुपात। जो उत्पादन फलन है, फलन किस चीज़ से बदलेगा, जब हम साधनों का जो अनुपात है यानी जो साधन है हमारे जो उत्पादन के साधन हैं, यदि हम इनका क्या कर देंगे, रेशियो को आपस में बदल देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, उत्पादन फलन भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका बी वाला हो जाएगा, उत्पादन फलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 25 है, उत्पादन फलन है क्या है, लाभ का उत्पत्ति के साधनों का। ये फलन का अर्थ है, मैं सिंपल से अर्थ में तुम्हें बताता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। उत्पादन फलन बोलते ना फल, तो फल तो जो उत्पादन रूपी जो फल है वो किसका परिणाम होता है, उत्पत्ति के साधनों का। किस चीज़ का होता है, उत्पत्ति के साधन, ना कि उत्पादन का, ना लाभ का, ना कीमतों का। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26 है, एक सम उत्पाद
वक्र का झुकाव होता है। सम उत्पाद जो क्या होता है वक्र होता है उसका झुकाव होता है। तो कैसा होता है सम उत्पाद जो वक्र का झुकाव वो ऋणात्मक होता है। सम उत्पाद ये यानी आइसो प्रोडक्शन, ये आपका एक्स वस्तु है और ये है आपकी वाई वस्तु है और ये यू में रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं आई पी, यानी आइसो प्रोडक्शन जो है कर्व है ये। तो समुत्पाद जो वक्र होता है उनका ढलान कैसा होता है, देख रहे हैं यहाँ पे कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 27 पर चलते हैं हम। एक समुत्पाद वक्र वह होता है जिस पर उत्पादन की अधिकतम प्राप्ति दर ऊंची होती है, नीची होती है, स्थिर होती है या ऊंची नीची होती है। समुत्पाद वक्र वह होता है जिस पर उत्पादन की अधिकतम प्राप्ति दर कैसी होती है, तो इसका ऑप्शन है स्थिर होती। कैसी होती, सम उत्पाद, समान उत्पाद को ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, यदि हम समुत्पाद वक्र का मतलब है यदि हम दो साधनों का प्रयोग करते हैं तो जो हमें उत्पादन में मिलेगा तो वो कैसा मिलेगा, समान रूप से मिलेगा, सम उत्पाद वक्र। क्लियर हो गया। तो ये स्थिर ये स्थिर होती है, ये वाला इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 28 है। प्रश्न नंबर 28, समुत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होता है या विशेषता आधारित पैमाने के प्रतिफल तकनीकी प्रतिस्थापन ह्रासमान दर पर या अनुपातों के परिवर्तनशील नियम पर। तो किस पर यह आधारित है, तो इसका आंसर है यह तकनीकी प्रतिस्थापन के ह्रासमान दर पर आधारित है। ये क्यों होता है ये जो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तकनीकी प्रतिस्थापन की ह्रासमान दर के कारण से क्या होता है, इसका जो ढलान है वो कैसा होता है, यानी जो मूल बिंदु है उसकी ओर उन्तोदर होता है यहाँ। ठीक है, यानी कॉन्वेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न नंबर 29 क्वेश्चन है, कौन से समोत्पाद वक्र की विशेषता नहीं है। समोत्पाद वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, बिल्कुल होता है। समोत्पाद रेखा मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर होता है, सही है। समोत्पाद वक्र कभी क्या अक्षों को स्पर्श नहीं करता है, बिल्कुल सही है। दो समोत्पाद वक्र एक दूसरे को काटते हैं, गलत, ये वाला गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार कि ये कौन सी विशेषता नहीं है, तो नहीं है, तो ये वाली विशेषता नहीं है, डी वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, समोत्पाद वक्र के ढाल को मापा जा सकता है। तो इसका जो ढाल है इसके ढाल को कैसे मापा जा सकता है, अभी मैंने बताया है कि इसका ढाल किसके कारण से होता है, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर के द्वारा इसके ढाल को मापा जा सकता है। और इसकी कारण से ये ऐसा क्या होता है, मूल बिंदु की ओर कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, उन्तोदर होता है। अब आती है बारी प्रश्न नंबर 31। बढ़ते प्रतिफल की अवस्था में मोड़ के बिंदु पर टीपी वक्र जो होता है, कुल जो उत्पाद वक्र होता है वो एक्स अक्ष के प्रति उन्तोदर होता है, तो कॉन्वेक्स होता है। तो यही वाला इसका ऑप्शन सही है। कैसा होता है, वो एक्स अक्ष के प्रति क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये है वो एक्स अक्ष पे। अब जब हम कुल प्रोडक्शन कर्व खींचते हैं तो यूँ रहते हैं, पहले यूँ रहते हैं और यूँ 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 यूँ, ये होता है टोटल प्रोडक्शन। तो ये फर्स्ट ये है आपका ये वाला जो है ये आपका एक्स अक्ष। तो यहाँ से और यहाँ तक क्या होते हैं, प्रथम अवस्था होती है, ये द्वितीय अवस्था होती है, ये तृतीय अवस्था होती है। तो ये और ये वाला जो बिंदु होता है यहाँ पर ये मोड़ की अवस्था होती है। तो मोड़ में देखो ये जो इस साइड की ओर कैसा होता है, ये उभरा हुआ हिस्सा होता है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो टीपी का जो वक्र है वो एक्स अक्ष के प्रति मोड़ वाले बिंदु पर क्या होता है,
उन दर होता है कॉन्वेक्स होता है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर दे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 32 है, रेखीय समरूप उत्पादन फलन सम्मिलित है, कैसे सम्मिलित है? अभी मैंने बताया कि कैसा है। तो देखिए 32 का सी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, स्थिर पैमाने के प्रतिफल को व्यक्त करते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है, तो किससे है? पैमाने के प्रतिफल से संबंधित है। 34वां क्वेश्चन है 34 कि अल्पकालीन उत्पादन फलन है, ये क्या है? परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को क्या बोलते हैं? अल्पकालीन उत्पादन फलन के नाम से जाना जाता है। विवेकशील उत्पादन अल्पकाल में वरीयता देता है, वो किस चीज़ को वरीयता देता है? प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था में क्या होता है कि द्वितीय अवस्था में कुल उत्पाद जो है वो बढ़ता जाता है, यानी कुल उत्पादन पर उसका ध्यान रहता है। यानी कोई भी जो उत्पादक होता है उसका जो क्या होता है लक्ष्य होता है, वो क्या होता है कि हमारा कुल उत्पादन क्या हो जाए, बढ़े। तो इसका क्या है, वो द्वितीय कि जो अल्पकाल में जो कोई सा भी उत्पादक क्या होता है वो कुल उत्पादन पर ध्यान देता है कि कुल उत्पादन उसका क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 36 है, जब भूमि की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक होती है तो यह भूमि की पहली अवस्था है, तीसरी अवस्था है या भूमि की दूसरी अवस्था है? तो इसका 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? भूमि की सीमांत उत्पादकता क्या ऋणात्मक होती है? तो इसमें कोई से भी नहीं, क्या ये ऋणात्मक भूमि की जो उत्पादकता है वो ऋणात्मक नहीं होती है, यानी इनमें से प्रथम, द्वितीय और तृतीय, यानी हम उसे किसी अवस्था में इसे मापा नहीं जा सकते भूमि की सीमांत उत्पादकता कि यह ऋणात्मक कब होती है, यानी पहली अवस्था में होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है। तो इसमें से ये कोई सभी ऑप्शन क्लियर नहीं है। 37 है, कौन सा कथन सत्य है? इधर को MRTS मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ XY, ठीक है। तो ये है, तो इसका उत्तर क्या प्रतिस्थापन की जो दर है, लोच दर को ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो है ए वाला है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ XY इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ X अपॉन मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ Y। तो ये इसका सही उत्तर है। ध्यान रहे, ये जो X वाला ऊपर लिखना है आपने और नीचे क्या हो जाएगा, Y वाला हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है 38 है, अल्पकाल में ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था में परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता होती। अल्पकाल में ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था में, जब ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था हो रही होगी तो सीमांत उत्पादकता होती है। तो सीमांत उत्पादकता होती है तो वो भी क्या होगी भाई? जब ऋणात्मक प्रतिफल मिल रहा होगा तो सीमांत उत्पादन भी कैसा होगा, ऋणात्मक ही तो होगा। ठीक है, यानी जब कहने का मतलब जब क्या कुल प्रोडक्शन जब क्या होगा, ऋणात्मक होगा तो सीमांत प्रोडक्शन भी स्वतः से ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ डगलस उत्पादन फलन है। कॉफ डगलस उत्पादन फलन आप इस समीकरणों को लर्न कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू के एल ऑफ एल्फा और C टू द पावर 1 माइनस एल्फा। इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 40, अल्पकालीन उत्पादन फलन में साधनों को बदलना है, क्या बदलना है? बी अल्पकालीन, ये अभी भी जो क्वेश्चन आया था इससे पहले लगभग ये इसी के जैसे हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन में साधनों को बदलता है, क्या बदलता है? बस साधन को जो कौन
बदलेगा, अनुपात यानी जो उनका अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, उत्पादन फलन की दूसरी अवस्था को कहते हैं। उत्पादन फलन की जो दूसरी अवस्था है, कुल उत्पादन की घटती हुई दर से बढ़ना, ये होता है, या सीमांत उत्पादन का गिरना या औसत उत्पाद का गिरना। तो इसका, या फिर ए बी सी तीनों, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है। डी वाला ऑप्शन सही है। ये क्या है, कुल उत्पादन क्या होता है यहाँ पर, ये दूसरी स्टेज है। ये क्या है, दूसरी स्टेज है। दूसरी स्टेज इसमें क्या होता है, कुल उत्पाद तो गिरती हुई दर से बढ़ता है यहाँ पर, और ये सीमांत उत्पादन भी क्या होता है यहाँ पर, कम होने लग जाता है। सीमांत उत्पादन भी यहाँ पर कम होने लग जाता है, और जो औसत उत्पाद भी है वो भी क्या हो जाता है, गिरने लग जाता है। तो ये तीनों ही कंडीशन है। तो दूसरी अवस्था में ध्यान रखना है अपने दिमाग में कि दूसरी अवस्था एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें ये तीनों चीज़ें क्या होती है, गिरने लग जा, मतलब जो क्या कुल उत्पादन होता है उसकी जो दर होती है वो गिरने लग जाती, भले वो कि बढ़ता है, लेकिन जो सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद है वो गिरने लग जाता है। नेक्स्ट है 42 वाला क्वेश्चन। यह किसने कहा है कि निर्गत उत्पादन में श्रम तथा पूंजी के सापेक्षिक भाग स्थिर नहीं रहते हैं। तो ये कहा है प्रोफेसर क्रेविस ने कहा है कि निर्मित उत्पादन में, यानी जो उत्पादन होता है श्रम तथा पूंजी का जो भाग होता है वो स्थिर नहीं रहता है। प्रश्न नंबर आते हैं 43 में, एक परिवर्तनशील साधन उत्पादन फलन, इसको क्या करना, मिलाना है कि अल्पकालीन होता है या क्या कहते हैं दीर्घकालीन है, अल्पकालीन है, इंजीनियरिंग की समस्या तीसरी अवस्था है। तो ये दे रखे हैं ऑप्शन में, ये दे रखे, तो हम पहले फर्स्ट को करते हैं। एक परिवर्तनशील साधन उत्पादन फलन, एक परिवर्तनशील साधन वाला उत्पादन फलन वो कौन सा होता है, एक परिवर्तनशील साधन उत्पादन फलन जो है कौन सा फलन है, तो बताइए ये कौन सा अल्पकालीन उत्पादन फलन है। ये जो कौन सा वाला, इसका ऑप्शन नंबर ए वाला जो है, ये सेकंड जो ऑप्शन है ये हो जाएगा अल्पकालीन उत्पादन फलन। क्या होता है अल्पकालीन उत्पादन फलन में, क्या होता है कि अन्य साधन को स्थिर रखा जाता है, केवल एक ही साधन में परिवर्तनशील यानी उसमें परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट दूसरे को देखते हैं। सभी साधनों के परिवर्तनशील होने वाला उत्पादन फलन को हम क्या बोलते हैं, दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। तीसरा, उत्पादन की वह अवस्था जिसमें सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है। सीमांत उत्पादन ऋणात्मक किस अवस्था में होता है, तो वो होता है आपका इंजीनियरिंग अवस्था में। क्या इंजीनियरिंग, तो इसमें क्या लिख रखा है, तीसरे वाला में उत्पादन की वह अवस्था जिसमें सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक किस अवस्था में होता है, ये जो तीसरी अवस्था होती है, अभी मैंने आपको बताया था ये वाली अवस्था है, ये यूँ होती यूँ, ये सीमांत उत्पादन क्या यहाँ पर क्या होता है, ऋणात्मक चले जाता है, ये OX अक्ष है। तो ये जो है तीसरी अवस्था है, इस अवस्था को बोलते हैं तीसरी अवस्था। तो ये तीसरी अवस्था में क्या होता है, जब कुल उत्पादन जो अधिकतम होता है लेकिन सीमांत उत्पादन क्या हो जाता है, शून्य होकर के ये नीचे की ओर चले जाता है, यानी ऋणात्मक चले जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये जो तीसरा वाला भाग भी से हम इसमें चुनेंगे कि तीसरी अवस्था में क्या होता है, जिसमें सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है। ठीक है ना।
और उत्पादन फलन की समस्या किस में रहती है? तो उत्पादन फलन की समस्या किस में रहती है? होती है इंजीनियरिंग की समस्या। उत्पादन फलन की समस्या को इंजीनियरिंग की समस्या के नाम से भी जाना जाता है। अब तो इसका जो ऑप्शन बैठ रहा है सही 43 का, वह बैठ रहा है कौन सा बैठेगा? बी वाला बैठेगा, सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ, इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब आती बारी प्रश्न नंबर 44वां की। तो देखो 44वां क्या है? सीमांत उत्पादन के ऋणात्मक होने को कहते हैं। जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसके लिए कहते, अभी मैंने बताया है अभी कि इसके लिए क्या होता है? उत्पादन फलन की तीसरी अवस्था, ऋणात्मक कब होता है? तीसरी अवस्था में होता है। 45वां, एक उत्पादन फलन का बनाना क्या है? ये जो किस प्रकार की समस्या, इंजीनियरिंग है, आर्थिक है, अनार्थिक है? तो ये ऐसी समस्या कैसी है? इंजीनियरिंग की समस्या है। तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आशा है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चनों की सीरीज हमने लाई है। जितने भी उत्पादन फलन से संबंधित जो क्वेश्चन बनते थे और तो वो हमने सब यहाँ पर लाए। इसके बाद हम जो विभिन्न उत्पादन फलन होते हैं उनसे संबंधित जो अलग से हम वीडियो लाएंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।